अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक को लेकिन स्पेशल एपिसोड के साथ आप सबको भी मेरी तरफ से डॉन न्यूज़ की तरफ से ईद मुबारक। और ईद पर डेफिनेटली हम चूँकि स्पोर्ट्स शो करते हैं तो ऐसा तो नहीं खेलों की बात नहीं होगी, लेकिन कोशिश करेंगे कुछ मज़ेदार किस्से हो जाएँ, कुछ पुरानी यादें, कुछ आने वाले जो हमारा मुस्तकबिल है ख़ासतौर पर क्रिकेट का, चूँकि उससे हम लाताल्लुक़ नहीं हो सकते, उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। दो जो मेहमान शख्सियात हैं, आई थिंक आप भी इनको देखकर बहुत खुश होंगे। पाकिस्तान में अगर आपने स्पोर्ट्स की हिस्ट्री की बात करनी है तो फिर इन दोनों से बेहतर कोई शख्सियात नहीं है। और एक जनाब इंसाइक्लोपीडिया मशहूर हैं, दूसरे हमारे बहुत मोहतरम है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक सर आने के लिए। और बहुत सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट काबिल एहतराम अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सर आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया। गफ्फार, आपने पिछली ईद पर भी वादा किया था, जी ईदी दी नहीं थी तो नाज़रीन, लेकिन आज अब्दुल गफ्फार ने वादा किया कि जब हम यहाँ से निकलेंगे स्टूडियो से तो एक बकरा बंधा हुआ है वो हमें मिलेगा ईदी। रस्सी हो गया आज सुबह, अभी रस्सी ढूंढ रहे हैं आपके प्रोड्यूसर जरूर। ये गपशप का मजा आता है ईद के दिन, और ये बहुत शुक्रिया आपका इकबाल भाई। सबसे पहले क्रिकेट की बात तो होती रहती है माशाल्लाह, आप दोनों की मैं बात करूँ या इसमें शाहिद आशमी साहब भी आते हैं और आपके जो बाकी कोलीग्स हैं, तो कितनी पुरानी दोस्ती है माशाल्लाह, और अल्लाह से बरकरार रखे और बड़ा कुछ सीखते हैं हम आप लोगों को देख के, ना सिर्फ आपके मतलब जो स्किल्स हैं उसके हवाले से, लेकिन जो आप लोग मिलना जुलना एक बड़ा वजहदार तरीके से, बड़ा काबिल एहतराम तरीका, तो हम सब भी सीखते हैं। बहुत पुरानी है अब्दुल माजिद भट्टी से, और ये 80 के अशरे की बात है। ये तो बल्कि मुझसे पहले रेडियो प्रोग्राम करते थे, मैंने तो बाद में किया, लेकिन मुझे वो वक्त भी अच्छी तरह से याद है कि जब मैं बसों में जाता था तो अगर माजिद भट्टी जा रहे होते थे ये शारा फैसल से, तो ये मुझे ड्रॉप करते थे और नर्सरी पे ये गन्ने का रस पिलाते थे। वो गन्ने का रस वाला भी मौजूद है। हाँ, इतने पुराने ताल्लुकात हैं। रेडियो पे थे ये, फिर टेलीविज़न पे मैं चला गया, फिर ये आ गए। लेकिन ये कि एक रख रखाव वाली बात है, ये नहीं कि आप किसी पर ज़बरदस्ती ठोसे कोई चीज़। तो माजिद भट्टी के साथ ताल्लुक़ बड़ा अच्छा है माजिद भाई। सेम आप लोग माशाल्लाह एक पूरा ग्रुप है, और वो जो नकीब साहब का प्रोग्राम था वो वहाँ से शुरुआत, तो फिर माशाल्लाह सारे के सारे आप जो हैं वो फिर कदावर शख्सियात बने पाकिस्तान में स्पोर्ट जर्नलिज्म की। तो पुराना वक्त कभी याद आता है, लौट के सोते हुए कभी याद कर रहे होते हैं कि क्या वक्त था? नहीं गफ्फार, वो वाकई जो हम लोगों ने स्ट्रगल की, आज तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी, नाम भी दिया, पैसा भी मिला, लेकिन वो जिस तरह हमने कम पैसों में और मुश्किल हालात में, जैसा इकबाल बता रहे थे कि बसों पर भी हमने सफ़र किया, मोटरसाइकिलों पर भी गए, बारिशों में, तूफ़ान में, तो वो बड़ा स्ट्रगल का टाइम था। लेकिन हमें उस्ताद रेडियो में ऐसे मिले जिनसे सीखने का बहुत मौका मिला। फिर 2002 में जब टीवी आया, हमने टीवी पे प्रोग्राम करना शुरू किए, तो लोग कहते थे यार आप इतनी रवानी से बोलते हैं, फ्लो आपका अच्छा है, आपका तलफ़ुज़ बहुत अच्छा है। तो मैं यही कहता हूँ कि रेडियो की जो दरसगाह थी, सही वहाँ से जो हमने सीखा वो फिर हमें टेलीविज़न में काफ़ी उसको हमने यूज़ किया, और उससे हमारे जो मसाइल थे, जो नॉर्मली बहुत सारे लोगों को शुरू में टीवी पर पेश आते मसले मसाइल, हमें अल्हम्दुलिल्लाह रेडियो की वजह से बहुत आसानियाँ हो गई। उसमें एक चीज़ ऐड करूँ, उस वक्त सिर्फ 80 रुपये मिलते थे एक बुकिंग के। रेडियो पाकिस्तान पे जो हम प्रोग्राम करते थे, एक बुकिंग के 80 रुपये मिलते थे और पूरा महीना प्रोग्राम करते थे। लेकिन वो कहते थे कि मैक्सिमम 10 बुकिंग है, यानी 800 रुपये महीना पे जाना, बस इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, वो बड़ा जाना 2829 दिन जाना, पूरे दिन पूरा महीना जाते थे और आखिर में 800 रुपये का चेक मिलता था। इकबाल भाई, मुझे याद है जब खासतौर पर अखबार वतन मुनीर हुसैन साहब, उसमें भी आपकी मैंने तस्वीर पुरानी याद है, क्विज़ प्रोग्राम और सब कुछ, जब आप लोग शुरू कर रहे थे, पहले आपसे इकबाल साहब, तो सोचा था कि उस ज़माने में जब टीवी का पता नहीं था, शायद पता नहीं उस ज़माने में लोग उसको कैरियर इतना समझते भी थे नहीं समझते थे, जब शुरुआत कर रहे थे पैशन था, लेकिन साथ आपको यकीन था कि मंजिल यहाँ तक ले आएगी? नहीं, उस वक्त इतना यकीन नहीं था कि इतनी तेज़ी के साथ टेलीविज़न भी आ जाएगा, सोशल मीडिया भी आ जाएगा। उस वक्त जो करते थे, मैंने पहले क्रिकेटर में लिखना शुरू किया, नेशनल स्टेडियम कराची से एक आर्टिकल रियाज मंसूरी साहब का। माजिद भट्टी तो मुझसे सीनियर है, बहुत पहले से अखबार वतन में लिखा करते थे। फिर अखबार वतन में सैयद मोहम्मद सूफ़ी साहब होते थे, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा यार एक आर्टिकल लिखो। मैंने कहा क्या? रिसर्च बेस्ड आर्टिकल। मैंने कहा बताएं। कहने लगे उस वक्त तक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के जितने भी दौरे हुए, उन दौरों में वो खिलाड़ी जो दौरे पर गए और बगैर खेले वापस आ गए,
वो रिसर्च करो, और उसका नाम उन्होंने रखा इंटरनेट के बगैर। हाँ, उन्होंने रखा कि क्रिकेट की बस के तना मुसाफिर, वाह। उस आर्टिकल का नाम। मैंने बड़ी रिसर्च की कि कौन गया, बेशुमार लोग नजर आए, मादुल्ला खान, आसिफ अहमद, डॉक्टर जफर अल्ताफ, एक बड़ी फहरिस्त थी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था लोगों के लिए। तो एक दरसगाह थी, यानी कि पहले रेडियो से, जिस तरह माजिद भट्टी कह रहे थे कि तलफ़ुज़ की अदायगी ज़रा सी भी गलत हो जाए, इब्राहिम खान मरूम होते थे, वो हम लोगों को बहुत ही मतलब बार बार टोकते थे, रिकॉर्डिंग रुक जाती थी। लेकिन क्या ज़माना था, ज़बरदस्त ज़माना था, काश वो वापस आ जाए। 80 रुपए की बात बताई। जी जी। मैंने जब 84 में पहला मेरा मजमून क्रिकेटर मैगजीन में छपा तो 50 रुपए मिले। ये आपके ऑफिस से मेरा ख्याल हार्डली 1-1.5 फरलांग के फासले पर, अब वहाँ किसी बैंक के ऑफिस है, वो स्पेंसर बिल्डिंग कहलाती थी, वहाँ क्रिकेटर का ऑफिस होता था। लेकिन वो 80 रुपए और 50 रुपए बहुत वैल्यू थी। वो पैसे की तो वैल्यू थी, लेकिन वो पैशन जो था ना, हम लोग परवाह नहीं करते थे। ये जो आईए चंडीगढ़ रोड से बसें गुजरती थी, इन बसों पे सफ़र करके सदर से क्रिकेटर के ऑफिस आना, या फिर अखबार वतन का जो ऑफिस था वो लाइट हाउस के पास था। तो पैशन बहुत था। तो उस पैशन से हमने टाइम भी बहुत दिया, लेकिन जो हमें सीखने का मौका मिला, फिर जो हमने मेहनत की, तो अल्लाह ताला ने फिर उसका हमें फल भी बाद औकात तो ये होता था कि किराए के पैसे नहीं होते थे, तो रेडियो पाकिस्तान से पैदल आता था आर्टिकल देने, तो मेहनत का सिला मिलता है। यंगस्टर्स के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप ईमानदारी के साथ, पैशन के साथ, डेडिकेशन के साथ काम करें, कोई वजह नहीं कि ऊपर वाला आपका हाथ ना पकड़े। चलें जी, हमने तो डायरेक्ट सीधा स्पोर्ट्स में चले गए, लेकिन पुरानी यादें हैं। लेकिन इकबाल भाई, कुछ ईद के बारे में बात करते हैं। अब ईद हो गई जी, कुर्बानी हो गई, क्या आपका शौक है ज़्यादा खाने पीने का? और बड़ी तो कहते हैं ना, ये तो है ही गैदरिंग की ईद है, कुछ बारबेक्यूज़ की ईद है, तो क्या क्या प्लान करते हैं? कुछ लोग तो होते हैं जो खाने पीने के शौकीन होते हैं, पूरा साल इंतजार करते हैं कि कब बकरा ईद आए, कब बारबेक्यू असली गोश्त खाने को मिल जाए, कब चॉप्स बनाए। लेकिन मैं चूंकि गोश्त नहीं खाता, अब तो एक जदीद तरीका आ गया ना। पहले तो ये था कि हम जब छोटे थे, मेरे वालिद बकरा छोटा पालते थे और फिर आखिर में कुर्बानी करते थे, पूरा साल पाल कर। और मेरा छोटा भाई रोता था कि ये गुल्लू, उसका नाम रखा होता कि गुल्लू कुर्बान हो रहा है। लेकिन वो वक्त और था। अब वो वक्त है कि आप बुकिंग करा लेते हैं ऑनलाइन जाकर, कि बना बनाया बकरा जाकर आप अगले दिन, जब ईद के पहले दिन जाके ले आए। तो अब ये हो गया। और छोटे बच्चे जो है, उनको अभी भी क्रेज़ है कि बकरा लेके गलियों में घूमना या गाय के साथ। लेकिन वो वक्त अब वो नहीं आ सकता जो हमारा वक्त। बिल्कुल। पुराना में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे माजिद भट्टी साहब से, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से, ईद के हवाले से भी कुछ यादें, और फिर स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट का भी कुछ ज़रूर तस्करा होगा। चलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक। मेरे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग और साथ अब्दुल माजिद भट्टी साहब। इकबाल साहब ने तो बताया कि क्या मज़ेदार यादें होती थी ईद की। तो भट्टी साहब, आप हैं खुश खुराक, इंतजार करते हैं कि कोई ईद कुर्बा के बाद कुछ पार्टीज हो जाए, कोई बारबेक्यू कलेजी हो जाए? देखिए, खाने पीने के तो शौकीन है, सही सेहत से भी आपको नजर आ रहा होगा माशाल्लाह। तो लेकिन मुझे रश्क आता है जब अब्दुल गफ्फार तिक्कों की, बारबेक्यू की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पे ईद के बाद इस बार आप लोग करते हैं इंशाल्लाह, पार्टी में हिस्सा बनाते हैं। लेकिन ये खुद बनाते हैं या खाते हैं सिर्फ? सर बनाने मैं हमारे जब वो मोहल्ले में सर बात चल रही होती है ना, जैसे वो आप बुक कर लेते हैं मोहल्ले वाले। इनाम वो आप मिलके 2-3 हमारे मोहल्ले वाले हो गए तो एक गाय ले ली, कुर्बानी कर ली। मैंने कहा देखो मुझे गाय पालनी आती है, ना संभालने आती है, मुझे खाने आती है, तो दैट्स इट। अच्छा, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं कि मेरे वालिद साहब मरहूम वो जानवरों के डॉक्टर थे। अच्छा। तो हमारे घर पे, हम अंदरूनी सिंध में रहते थे। जी जी जी। तो शेर से लेके गाय, भैंस, बकरी, ये तो एक नॉर्मल चीज़ें थी। तो लेकिन मुझे ना जानवरों से कभी उनसियत नहीं हुई कि रस्सी से पूरी गली में चक्कर लगवाना, ये वो। अभी भी मेरी कोशिश होती है कि बिल्कुल आखिरी मिनट पे और मैं एक तो छुरी नहीं चला सकता जानवर पे, और जानवर को ज़िबा होते हुए भी नहीं देख सकता। ये इसमें कतई कलामी, बिल्कुल यही सेम मेरी आदत है कि मैं बिल्कुल ज़िबा होते नहीं देखता। मेरा बेटा जाता है, हाथ लगा दिया छुरी को, वही करते हैं, सारा गोश्त वही बन। अब तो खैर बना बनाया आने लगा है, वरना जी ऑनलाइन कुर्बानी। बस इसमें ये होता है कि वक्त पर आ जाए। आप बता रहे थे अंदरूनी सिंध का, सर ताल्लुक कहाँ से है? आप बेसिकली फैमिली आपकी? हमारी फैमिली तो बिलोंग करती है सियालकोट से। अच्छा, सियालकोट से। लेकिन अब हम भी, वालिद साहब की जो कि जॉब थी सिंध में, ठीक है, तो बदीन में काफी टाइम गुजारा। वाह, सियालकोट पंजाब फैक्ट्री भी सिंध में, पर अच्छा कल्चर देखा। फिर मैं 80s में, मेरे ख्याल अर्ली 80s में, 81 में मैं फिर कराची आया। ओके। तो जगह तब्दील होती रही, कल्चर चेंज होते रहे। सही।
लेकिन ये जो कुर्बानी का मसला है ना, अब 2-3 साल से मुझे ये हो गया कि जो कुर्बानी के जानवर का गोश्त है ना, इसमें से भी पता नहीं एक अजीबोगरीब फीलिंग होती है, मैं खा नहीं कुछ लोग सकता नहीं खा सकते क्योंकि और कुछ लोग सामने आपके ज़िबा हो रहा है ना। तो घर में दूसरे खाने बने होते हैं। इकबाल भाई, आप बेसिकली क्योंकि कराची से हमने सारा कुछ सुना, तो कराची से ताल्लुक, यहीं पैदाइश सब कुछ, यही सब फैमिली यहीं से यहीं पढ़ा, यहीं इंटर किया, अच्छा, यहीं अच्छा। एमएससी किया, सब कुछ यहीं पर सर हमारे। फैमिली में आपके कोई था कभी जर्नलिज्म में, सहाफत में नहीं, शौक कैसे हुआ आपको ये? बस मैं हुआ ये शौक कि मेरे घर के पास एक बॉर्डर कॉलोनी में क्रिकेट ग्राउंड था। सही। तो मैं वहाँ जाता था, वहाँ संडे की छुट्टी वाले दिन मैचेस होते थे, सीमेंट विकेट थी और बड़े ज़बरदस्त मैचेस होते, तो मैं वहाँ जाके देखता था। अब मेरे वालिद सख्त थे, मैं पढ़ाई में तेज़ था, मेरे वालिद कहते थे कि तुम ना जाया करो, इतवार के दिन पढ़ो। एक ही दरवाज़ा था, मैं चुपके से निकल जाता था और वापस इसलिए नहीं आता था दोपहर को कि अगर घर गया तो वालिद आने नहीं देंगे। सही। तो पूरा दिन जब लंच होता था वहीं भूखा प्यासा बैठा रहता था, फिर मैच देखता रहता। जब लोगों ने देखना शुरू किया कि यार ये लड़का तो रोज़ा हर इतवार को आता है, तो फिर उन्होंने मुझे कहा थोड़ा सा स्कोरिंग कर लो। फिर मैंने स्कोरिंग शुरू कर दी, लेकिन मुझे शौक बहुत था। और चूंकि वालदा मेरी मरूमा जो थी वो सपोर्ट करती थी, तो मैं चुपके से दरवाज़ा खोल देती कि जब मैं आऊँ और वालिद साहब को फिर जो आपकी पहचान बनी रेडियो पे कमेंट्री, वो कैसे शुरू हुई, फिर वो कैसे मौका मिला? वो मेरे घर के पास एक ग्राउंड था, अब तो सिविलाइजेशन के ग्राउंड दोनों काबू कर लिए हैं सिविलाइजेशन ने, मॉडल क्रिकेट क्लब ग्राउंड। और उस ग्राउंड पर बड़े प्लेयर्स खेलते थे, सईद अनवर भी प्रैक्टिस करने आते थे। फिर उसके बराबर में एक मलीर कंपेनियन का ग्राउंड था जहाँ राशिद लतीफ़, आसिम कमाल ने क्रिकेट शुरू की, ये सब आते थे। तो बस मैं वहाँ लाउड स्पीकर पे जब भी, अब तो वो कल्चर ख़त्म हो गया कि 14 अगस्त 6 सितंबर को एग्जीबिशन मैचेस होते थे क्रिकेट के, तो वहाँ लाउड स्पीकर पे मैं कमेंट्री करता था। तो लोग कहते थे कि यार तुम तो बड़ी अच्छी कमेंट्री करते हो। बस वहाँ से शौक शुरू हो गया। लेकिन मैं खुद, मेरे फैमिली में कोई नहीं था जर्नलिज्म में, लेकिन फिर मेरे बाद मेरी बेटी ने जो है मास्टर्स किया, उसने गोल्ड मेडल लिया ज़ैबिस से, और कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पे वो कैंट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करके आई जर्नलिज्म में। और मेरे बेटे ने भी साउंड डिज़ाइन में जर्नलिज्म में मास्टर किया, तो तसव्वुर भी नहीं था कि ये बच्चे भी मेरे पीछे आ जाएंगे। माशाल्लाह। सर कुछ बात करते हैं, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल फील्ड है हमारी, इसमें खबरें रोज़ देनी है, कभी खबरें सही साबित होती हैं, कभी आप ना भी चाहें लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। ये बताएं, जो आजकल के हमारे जो नौजवान जर्नलिस्ट देख रहे हैं, आप लोगों ने चूँकि रेडियो पाकिस्तान, फिर अखबार, फिर टीवी तक पहुँचे, पहले माजिद भाई आप ये जो ट्रांजिशन आता रहा जस्ट आसानी से हो गया, जो बेस थी बनी हुई थी, या मुश्किल हुई, कैसा तजर्बा रहा, और आने वाले जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? देखें, अखबार वतन जब मैंने ज्वाइन किया, अब चूँकि पैसों की बात चली थी, 80 रुपये 50 रुपये, तो मुझे आज भी याद है थोड़े दिन के लिए लाइट हाउस से कराची में नर्सरी के एरिया में अखबार वतन शिफ्ट हुआ। ओके। तो मुझे उस वक्त 300 रुपये मिलते थे। सही। तो मेरी जिम्मेदारियों में ये था कि उस महीने जितने क्रिकेट मैचेस हुए उनकी छोटी सी मैच रिपोर्ट बनानी है और स्कोर कार्ड, तो हाथ से लिखना था, उंगलियां दुख जाती थी लिख लिख के। लेकिन जो एक जिम्मेदारी मेरी और थी, एक उभरते हुए किसी खिलाड़ी का इंटरव्यू करना होता था। और इंटरव्यू कौन लोग थे जिनके मैंने किए, इंजमाम उल हक, मुश्ताक अहमद, वकार यूनुस, इस टाइप के लोग। तो वो जो वहाँ से दोस्ती हुई ना, उसने फिर जब हम मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में, मैं 93 में जो पाकिस्तान का सबसे मीडिया ग्रुप है, जंग ग्रुप, वहाँ पर मैं आया, तो उस वक्त तक ये लोग या सुपरस्टार बन गए थे या कुछ लोग बड़े ओहदों पर आ गए थे। तो वो जो ताल्लुकात थे उसने हमें जर्नलिज्म में, लेकिन मैं इत्तफाकन जर्नलिस्ट बना। मेरा तो कभी सोचा भी नहीं था कि जर्नलिज्म की तरफ आऊँगा। लेकिन जिस तरह इकबाल कह रहे हैं कि हमने जितनी मेहनत की, जितने धक्के खाए, उसका फिर अल्लाह ताला ने हमें फल दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जितना नाम और मकाम बना, उसके पीछे हमारी मेहनत शामिल थी। लेकिन हमने ये नहीं किया कि एक ख़बर के चक्कर में अगले को हमने बिल्कुल जलील और रुस्वा कर दिया, जिस तरह आज हमारे खत्म कर लिए। देखिए, इसमें आप भी चूँकि जर्नलिज्म करते हैं, रिपोर्टिंग भी कई बार कर रहे होते हैं, इसमें कॉन्फिडेंस अगले के साथ वो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आपके सामने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं कि 2007 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी थी इंडिया में, जयपुर में। मैं पाकिस्तान टीम के होटल में बैठा हुआ था और मैं वाहिद पाकिस्तानी था। बाद में और लोग आए, लेकिन उस दिन मैं वाहिद पाकिस्तानी था। ठीक है। तो एक पाकिस्तान के बहुत बड़े सुपरस्टार आए, उन्होंने जब मुझे देखा, उसने भाई आप यहाँ बैठे हुए, आपको पता है क्या खबर आ गई? मैंने कहा नहीं। उसने कहा भाई शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ का डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया। जी। फिर पता नहीं क्या हुआ, उठते उठते कहने लगे
यार ये खबर नहीं देना वरना मैं इस कमरे से निकल रहा हूँ, मेरा नाम आ जाएगा। अच्छा मैं जो जर्नलिज्म में ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। सही। मैंने कहा यार इस शहर में तो मैं हूँ, रमज़ान का महीना चल रहा था, मैंने घड़ी देखी तो 9 साढ़े 9, मैंने कहा लोग तरावी पढ़ के अब तो पेज भी स्पोर्ट्स का डाउन होगा, कल देंगे खबर। जब सुबह अभी मैं नींद में ही था कि मुझे जियो नया 1-2 साल पहले ही आया था, सही। फ़ोन आना शुरू हो गया कि यार आपको पता आप इंडिया में हैं, ये तो 2 प्लेयर इनके डोप टेस्ट पॉजिटिव हो गए। तो नेशन में आगा अकबर ने खबर दी और एक्सप्रेस अखबार में भी वो खबर छपी। सही। तो उस दिन मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि भाई खबर के मामले में आप ना कोताही बरत सकते हैं और ना कोताही कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा आपको जो है ये बिल्कुल पहलवानों की लड़ाई की तरह है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड है। मैंने और इकबाल ने हमने तो बड़े बड़े वाकयात कवर किए। हमने ओवल का जो फिएस्को हुआ, जी जी जी, 2006 हम ओवल में मौजूद थे और सख्त सर्दी में हम लोग वो ओवल के बाहर खड़े हुए थे कि अंदर जो मीटिंग हो रही थी अंपायरों की, शहरियार खान, इंजमाम कि वहाँ क्या हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमने इस क्रिकेट की वजह से आधी दुनिया देख ली, लोगों से राब्ते, बड़े बड़े प्लेयर्स। मैंने, मिर्ज़ा इकबाल बेग ने, वकार यूनुस, बाजीद खान और वसीम अकरम, हमने 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल साथ बैठ के देखा लॉर्ड्स में। उस वक्त जगह नहीं थी, जो चंद खास नहीं पहुंचा ना फाइनल, पाकिस्तान नहीं पहुंचा। उन्होंने सिर्फ 5, 6 या 7 जर्नलिस्ट को मेन जो आईसी बनी है ना लॉर्ड्स में, उसके अंदर बिठाया, बाकी को ओवरफ्लो में नीचे बिठाया। हम लोग उधर बैठे हुए थे। और जिस तरह माजिद भट्टी बता रहे थे ना, इंजमामुल हक का बता दूं मुख्तसरन कि इंजमामुल हक साबरिया क्रिकेट क्लब मुल्तान में खेलते थे। हमारा क्लब था मॉडल क्रिकेट क्लब, सईद अनवर वगैरह भी खेले, फिर चले गए। तो उनकी टीम कराची के दौरे पर आई, तो हम टीम को लेने गए। तो जो 3rd क्लास अपार्टमेंट जिसमें नीचे ज़मीन पे लेट के आते हैं, इंजमामुल हक उस टीम के साथ आए, उन्हें एयरपोर्ट से, वो रेलवे स्टेशन से लेकर आए और फिर उन्हें खिलाने के लिए मैदान ले गए। लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग उस वक्त किया करते थे, क्लब क्रिकेट खेलते थे साबरिया क्रिकेट क्लब से। चलिए मैं एक और जी जी ब्रेक, मुझे ब्रेक लेनी है भट्टी साहब, फिर वापस आते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद कुछ किस्से हैं इकबाल भाई और माजिद भाई से सुनेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के। मिलते हैं शॉर्ट का मशहूर ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदेद और ईद के हवाले से गपशप हम कर रहे हैं। सर जी ये बताएं कि ईद भी बड़ी बार, ख़ासतौर पर अगर पाकिस्तान टीम ने मनाई है तो आप बहुत सारे टूर पे, तो कभी ऐसा हुआ कि बाहर ईद मनानी पड़ी और फिर घर वालों की याद आ रही हो, या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ? वैसे गफ़ार, ईद का जो मज़ा है ना, चाहे ईद उल अज़हा हो या ईद उल फितर हो, वो घर में ही है, पाकिस्तान में ही जो मज़ा है। कभी ऐसा हुआ बाहर? एक ईद ऐसी थी, जी जी, बल्कि मैं जो ब्रेक से पहले एक वाक़या सुना रहा था, 91 में मैं और मिर्ज़ा इकबाल बेग, मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, ये मेरे साथ बैठे हुए थे। अच्छा अच्छा। तो बराबर में एक और मोटरसाइकिल आगे रुकी, तो एक वो जो लड़का बैठा हुआ था उस मोटरसाइकिल पे पीछे, उसने इनके पेट में गुदगुदी की। तो मैंने कहा यार जनरल है, कौन है इस तरह बेतकल्लुफी से गुदगुदी कर रहा है। तो इन्होंने कहा यार ये नया विकेट कीपर है और देखिएगा ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का स्टार बनेगा, राशिद लतीफ़ साहब। तो 2003 का वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में हुआ, जी जी जी, हमने पाकिस्तान ईद से एक दिन पहले जोहान्सबर्ग में ऑस्ट्रेलिया से मैच हार गया। अगले दिन हमने किम्बरली जाना था जहाज़ पे। सुबह पता चला कि राशिद लतीफ़ और एडम गिलक्रिस्ट का कुछ मसला हो गया। अच्छा। तो आईसीसी मैच रेफरी थे क्लाइव लॉयड, उन्होंने हेयरिंग की। अब हमने फ़्लाइटें कैंसिल करा दी और अब्दुल गफ़ार, मुझे आज भी याद है वो कैप्सूल लिफ्ट थी उस 5 स्टार होटल की। जब राशिद लतीफ़ हेयरिंग के बाद उस लिफ्ट से बाहर निकले और कैमरे की फ्लैश गनें चली हैं तो लग रहा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो उस लिफ्ट में से निकला है। तो इतना उस इशू को फॉलो कर रहे थे, लेकिन चूँकि क्लाइव लाइट का पाकिस्तान की तरफ थोड़ा झुकाव था, ठीक है, तो उन्होंने फिर राशिद लतीफ़ को शायद वॉर्न करके मामला रफा दफा कर दिया। वरना राशिद ने जो अल्फाज कहे थे वो चूँकि स्टम्प कैमरे में, स्टम्प माइक में वो रिकॉर्ड नहीं हुए, तो उसकी वजह से राशिद लतीफ़ की बचत होगी। एक वो ईद थी, तो हमारे जो दोस्त शाहिद हाशमी हैं, इनके कज़न थे जोहान्सबर्ग में, वो अपने घर लेकर गए। मेरा ख्याल ये उसका 5% भी एहतमाम नहीं है जितना उन्होंने ईद उल अज़हा पे एहतमाम किया हुआ था। सही। तो लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी, गोश्त की चीज़ें नहीं थी। उन्होंने कहा भाई देखें, कुर्बानी तो हमने कर दी, गोश्त को फ्रीजर में रख दिया, अब जब छुट्टी होगी
जब फिर गोश्त निकालेंगे। बनाएंगे। सही है। तो भाई आपका कोई इसी तरह ईद का बाहर ये एक्सपीरियंस? माजिद भट्टी ने किम्बरली का जिक्र किया, उससे पहले मैं 1998 में रेडियो पाकिस्तान की तरफ से कमेंट्री के लिए गया हुआ था। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम गई थी और मैं वनडे सीरीज़ के लिए गया था, उससे पहले टेस्ट मैचेस हो गए। ठीक है। तो ईद आ गई और किम्बरली में एक ब्लैक होल है कि जहाँ Big से hole। हाँ बिग होल, जहाँ से हीरे निकलते थे। अच्छा। और उस बिग होल के ऊपर से जहाज नहीं गुजर सकता क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो जहाज को अपनी तरफ सक करता है। तो वो बिग होल भी मैंने देखा। लेकिन कि ईद मैंने किम्बरली में मनाई और ये किम्बरली के पास ही जो है वो जब वहाँ से फ्लाई किया था हांसी क्रोनिया के जहाज ने, तो वो जाकर आगे कहीं गिर गया था जहाज, जिसमें बड़े सस्पिशियस। लेकिन वहाँ हमने ईद मनाई। हम थे रेडियो पाकिस्तान के प्रोड्यूसर थे, अब कोई जानने वाला नहीं था। तो वहाँ उन्होंने हमें एक मुसलमान आ गए थे और उन्होंने जो है बाकायदा वो हमें साथ लेकर गए ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका था वहाँ। हम 98 की बात कर रहा हूँ, 91 में वहाँ नस्ल परस्ती ख़त्म हुई थी, तो इतनी आज़ादी नहीं थी। तो हमने वहाँ साथ नमाज़ पढ़ी और जो साहब हमें लेकर गए वो अपने घर से चीज़ें लेकर आए वहाँ पर होटल में कि भाई आप लोग याद कर। लेकिन वो बड़ी यादगार ईद थी कि आप घर से दूर ना, उस वक्त व्हाट्सएप पे आप वीडियो कॉल कर सकते थे ना, आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते थे कॉल, अब तो बहुत ईजी हो गया। तो वो यादगार ईद थी। अजय भाई बड़ी खबरें आप लोगों ने डेफिनेटली इतने लंबे अरसे में ब्रेक किए हैं, कोई ऐसी खबर जो आपको आज याद आ रही है, जो बड़ी स्टोरी या जो बड़ा वाकया? क्योंकि हमने ऐसा भी देखा कि वो जब 5 साल की पाबंदी, जब वो आपको पता है ये जो ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद जब अचानक से प्रेस ली गई, सारे लोग बैन हो गए, ऐसी वैसी खबरें भी आई। पाकिस्तान क्रिकेट में कभी डल मोमेंट नहीं रहे, तो बड़ी हैपनिंग लाइफ हम लोग सबकी गुजर रही है और आपकी तो गुजरी है माशाल्लाह। कभी हम क्रिकेट वाले सुकून से नहीं बैठ सकते। वाकई क्रिकेट जो है बाज़ दफ़ा ईद के दिन भी ऐसी खबरें आ जाती हैं। एक कतई कलामी हम ये भी बता दें कि जब आप लोग मैच एंजॉय करते हैं तो हमारी शामत आई होती है सबकी, और हम लोग मैच एक्स्ट्रा काम है, नहीं होता सर? बिल्कुल। मेरा ख्याल में बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि वो खबर उनके क्रेडिट पर है, लेकिन हालांकि खबर अच्छी नहीं थी। लेकिन बॉब वुलमर के मरने की जो खबर थी, ओह माय गॉड, वो मैं आज भी अनथिंकेबल कि मैंने सबसे पहले वो अभी भी आप YouTube पे चले जाएंगे तो मसूद रज़ा हमारे एंकर थे। जी। और मैंने जो पहली स्टोरी दी थी उसमें ये था कि बॉब वुलमर अपने कमरे में बेहोश पाया गया, हालांकि पता चल गया था कि वो मर गया है। लेकिन हमारे उस्ताद भी हैं नासिर बेग चुगताई साहब, जी, वो हमारे डायरेक्टर न्यूज़ थे। ठीक। तो नासिर बेग चुगताई को मैंने बताया कि साहब वो उसका इंतकाल तो हो गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ के लॉ के मुताबिक जब तक पुलिस ऑफिशियली अनाउंस ना करे तो आप ये खबर दे नहीं सकते। तो नासिर साहब ने जो खबर बना के एंकर को उसका ओसी दिया, उसमें यह था कि बॉब वुलमर बेहोश पाया गया अपने कमरे में, और उनके बारे में जो मजीद ऐलान है उनकी बेवा से मुशावरत के बाद किया जाएगा। बेवा से समझ गए लोग लोग के समझ गए। कहानी जो छुपी हुई है। इकबाल भी आपने बड़े बड़े माशाल्लाह इंटरव्यू, क्योंकि आप मेन अब बाद में फिर एंकर बने जर्नलिज्म के बाद, तो कौन सा इंटरव्यू है जिसको ज़्यादा एंजॉय किया आपने? माशाल्लाह बहुत, देखिए मैंने बड़े बहुत बड़े सारे interviews लोगों किए के आप। इंटरव्यू किए और माशाल्लाह से जो मेरा शो था बोलें क्या बात है, जी वो हाँ। बड़ा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था जियो सुपर का। लेकिन उसमें 2 घंटे का 10 से 12 रात को 2 घंटे गुजारना, जी। उसमें लोगों की टेलीफोन कॉल्स लेना। और जब वो प्रोग्राम शुरू हुआ तो दुबई से मैं करता था। तो दुबई में क्या करते थे कि यहाँ से मैं दुबई में रह रहा था, सिर्फ यहाँ से एक गेस्ट को वो भेजा जाता था जियो सुपर की तरफ से, 5 दिन उसके साथ गुजारने होते थे। अच्छा। जहीर अब्बास आए, वो जहांगीर खान आए, बेशुमार गेस्ट, क्योंकि वापस नहीं आ सकते थे। तो 5 दिन तक वो उनके साथ रोजाना नया नया। लेकिन उसमें मुझे जितने मैंने इंटरव्यूज़ किए उनमें सबसे डिफिकल्ट इंटरव्यू मुझे कासिम उमर का लगा लाइव में। लोग कहते हैं सरफराज नवाज को भी हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि एक दिन मेरे शो में माजिद खान आए, वो क्रिकेट बॉल्स वगैरह लेकर आए कि डोमेस्टिक क्रिकेट का, और सरफराज नवाज की उनसे लगती है 79 के इंडियन टूर पे सरफराज नवाज को नहीं ले जाया गया माजिद खान की वजह से, वो कहते हैं। तो किसी ने माजिद खान की जब मेरे साथ मौजूद थे, सरफराज नवाज को ऑनलाइन ले लिया। तो सरफराज नवाज अपनी भड़ास निकालने के लिए वो आए कि ये जो आदमी आपके साथ बैठा है इसने वो किया। तो मैंने उस वक्त, एंकर का काम होता है कि आप कैसे कंट्रोल करते हैं कि वो बदतमीजी ना करे। माजिद खान बड़े डिसेंट से, तो मैंने उसको घुमा दिया। मैंने कहा सरफराज नवाज साहब ये बताइए कि जब आप क्रिकेट खेलते थे तो आपकी आवाज़ बड़ी बारीक थी, आप पंजाब यूनिवर्सिटी से खेले। तो कहने लगा हाँ। मैंने कहा फिर किसी ने आपको मशवरा दे, जब आप अपील करते थे अंपायर तक आवाज़ नहीं पहुँचती थी।
मैंने कहा किसी ने आपको मशवरा दिया, मलिक सरफराज नवाज उसका पूरा नाम लिया, उन्होंने मशवरा दिया कि आप अपने गले का ऑपरेशन करा लें। और मैंने कहा उसके बाद आप ऐसा बोलना शुरू हुए कि रुके नहीं, तो वो उसी में घूम गया, माजिद खान को भूल गया वो अपने कामों में। सही है, ये एंकर का काम होता है। चलिए एक बड़ा में लास्ट ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक इंटरव्यू मुझे याद है आपने एजाज भट्ट साहब का भी किया था, बड़ा जबरदस्त, और वो उस पे बड़ा जो है वो दोनों तरफ फीडबैक आया, मुझे आदत है वो थोड़ा नाराज हो गए थे, जो भी था। मैं जिसका ये किस्सा सुनते हैं इकबाल भाई से और फिर माजिद भाई से भी इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। अच्छा, ब्रेक से पहले मैं इकबाल भाई से बात करता हूं। इकबाल भाई, अब चूंकि आप बहुत सीनियर एंकर हैं और हम आपको देख के सीखते भी हैं, तो मैंने ज़रूरी सवाल पूछूंगा। मुझे याद है वो एजाज भट्ट साहब का इंटरव्यू, मतलब जाहिर बात है कोई गेस्ट ये नहीं चाहता कि उससे सख्त सवाल हों, लेकिन आप एंकर हैं, सहाफत का तकाजा है, आपको पूछने हैं, मुस्कुराते हुए पूछें आप, मुस्कुराते हुए पूछें और थोड़ा सा शाइस्तगी से। तो मुझे याद है वो उस इंटरव्यू में मुझे कुछ नाराज वो लग रहे थे, ऐसा भी बहुत बार हुआ वो होगा। इसलिए नाराज लग रहे थे कि जब उनका इंटरव्यू तय हुआ तो ये तय हुआ था कि 1-on-1 इंटरव्यू होगा। अच्छा। लेकिन पता ये चला कि जियो सुपर ने वहीद खान को बराबर वाले कमरे में बिठा दिया, तो एजाज भट्ट साहब को इस बात का इल्म नहीं था। वहीद भी उनके खिलाफ स्टोरियाँ लिख रहे थे, और जब मैंने उनसे सवालात करना शुरू किए खतरनाक किस्म के, तो वो तकरीबन टेम्पर लूज कर चुके थे। एक बहुत अच्छी चीज़ है आप दोनों की, इकबाल भाई और माजिद भी, आप ही कि कोई बहुत ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कोई बड़ी दुश्मनी बनी हो, या किसी क्रिकेटर के साथ, सारे पुराने क्रिकेटर, शाहिद अफरीदी हो, मैंने बहुत मुख्तलिफ टूर्स पे आप लोगों को देखा है कि वो वसीम अकरम हो, वो सब आप लोगों के पास आके मीडिया बॉक्स में खड़े होते हैं और गपशप मारते हैं, एक दोस्तों वाला माहौल। ये जो हमारे अब यंग जर्नलिज्म है, जो जर्नलिस्ट हैं, इकबाल भाई, इनको क्या पैगाम देंगे? क्योंकि अब एक तो मीडिया बहुत बड़ा हो गया है, चैलेंजेस बहुत हैं, कंपटीशन बहुत है, सोशल मीडिया का दौर है जी, अब आप स्टार बन सकते हैं, चाहे तो नेगेटिव कैमरा मोबाइल लिया आपने और बस आप क्या देखिए, यंग जर्नलिस्ट ना एडवाइस करेंगे, मतलब इंस्पायर होते हैं प्लेयर से, इंस्पिरेशन नहीं होनी चाहिए। आप प्रोफेशनल हैं, आपका काम है काम करना, थोड़ा सा फासला रखें। आप तस्वीर बना रहे हैं, सेल्फी बना रहे हैं, उसकी सालगिरह की, फादर्स डे पे उसकी दे रहे हैं खबरें, वो इस तरह से नहीं होनी चाहिए। मैं आपको उसमें बताऊं कि लोग नाराज भी होते हैं। शोएब मलिक से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं जियो सुपर पे प्रोग्राम कर रहा था, एक दिन शोएब मलिक नाराज हो गए, तो जब वहाँ इंटरव्यू के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की नेशनल स्टेडियम में, तो उनकी अहलिया भी आई थी जियो सुपर के लिए, तो पहले उन्होंने मुझे देखा, कहने लगे आपको तो नादरा में होना चाहिए, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड्स बड़े याद रहते हैं, तंज मारा। तो मैंने कहा कि तुम मुझे कह रहे हो नादरा में, बता दूंगा किस अस्पताल में तुम पैदा हुए, तो वो घबरा गया। लेकिन होता है, फिर दोस्ती हो गई, तो खिलाड़ियों के साथ जो है चलता रहता है। लेकिन खिलाड़ी इज्जत, अब मौजूदा दौर के खिलाड़ियों का मवाजना करें पिछले दौर से तो बड़ा मुख्तलिफ है। पिछले वाले पुराने जिनके डिब्यूज करते थे सब दोस्त हैं, अकदार वाले थे लोग, जो रिस्पेक्ट करते थे, एक दूसरे को इज्जत देते थे। अब नौजवान जो आए, पैसे की चमक, उससे उनकी आंखें खीरा हो गई, तो लगता यही है। सर आपका भी यही फीडबैक है, पुराना दौर वो जो दोस्तियां बनी, आप कहते हैं सारे जो इंटरव्यूज करते थे, और स्पेशली यंग जर्नलिस्ट, क्योंकि आपके साथ मैंने देखा है काफी लोग बैठे होते हैं, आप आते भी हैं, ये भी बड़ी मजेदार बात है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक का मीडिया बॉक्स है बड़ा शोर होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि सारे यंग लोग हैं जो प्रिंट वाले, वहाँ बड़ा सुकून का माहौल होता है, तो हम वहाँ नहीं जा सकते, पर जब भट्टी साहब आते हैं या इकबाल साहब आते हैं तो फिर हम सारे खामोश हो जाते हैं। तो आप जब आते हैं तो क्या देखते हैं आप? देखिए, मेरे ख्याल में जो नौजवान हैं, बड़े बड़े हमारे पास टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन बाज़ जगह पर कई बार अफसोस होता है। जैसे अभी रमीज़ राजा जब चेयरमैन थे, कराची आए, जी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक दो लोगों को, मैं उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में था नहीं, मैं उस पर यूट्यूब पे देख रहा था, तो रमीज़ राजा ने काफ़ी इंसल्टिंग जवाब दिए, और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो वही लोग रमीज़ राजा के साथ सेल्फियाँ बनवा रहे हैं। तो हमने ना, मैं अपनी बात बताऊं, शाहिद आफरीदी ने जब एजाज भट्ट के दौर में रिटायरमेंट अनाउंस की थी, जी, और वो रिटायरमेंट वापस लेने के वो जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ, उस सारी कहानी में मैं भी शरीक था। रात को 3-3 बजे शाहिद आफरीदी के घर हम लोग जाते रहे, लेकिन हमने हर चीज़ को खबर की हद तक नहीं, कि अगर दिल करता था कि खबर दे दें, ज़ाहिर है इतनी बड़ी खबर है कि शायद आप रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं, लेकिन वो जो ताल्लुकात है ना, खबर को तो अहमियत देते रहे, लेकिन हर चीज़ दुनिया में खबर नहीं होती ना। या प्लेयरों के साथ आज भी जो हमारे रिलेशन है वो ये कि हमने भी थोड़ा बहुत खबर को एक हद तक रखा कि ये ताल्लुकात खराब ना हो, खराब ना हो। ये क्रिकेटर्स बदतमीज भी बहुत थे। शाहिद आफरीदी की, माजिद भट्टी बात कर रहे हैं ना, शाहिद आफरीदी की बेटी की जब बात तय हुई तो मेरे पास खबर आ गई थी कि शाहीन शाह आफरीदी से, क्योंकि उनके भाई भी मेरे दोस्त हैं, रियाज आफरीदी। लेकिन मैंने इसलिए नहीं दी कि एक तो वो ऑथेंटिक खबर थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं दी कि एक तो उनसे ताल्लुकात है, दूसरे बेटी का मामला है, सेंसिटिव इशू है, तो ऐसी चीजें सीखने वाली होती है ना, कि आप एक्साइटमेंट
एक्साइटमेंट में अरे ये तो बहुत बड़ी खबर है, दे दो, लेकिन बाद में वही हुआ। मेरे दोस्त कहते हैं कि यार आपको पता था, मैंने कहा नहीं है। अच्छा, क्रिकेटर कई दफा वो ना मीडिया वालों पे शक करते हैं। सही। शाहीन की जब शादी हुई तो मैं और इकबाल हम लोग गए शादी में, तो शाहीन जब मुझसे मिला, रियाज आफरीदी लेकर के, शाहीन ने कहा माजिद भाई दुल्हन वाली साइड पे, उसको पता था कि मेरी अहली आई हुई है, तो उन्होंने कहा यार भाभी वहाँ होंगी तो ये तस्वीर या वीडियो जो है ना ये कहीं वायरल ना हो जाए। मैंने कहा देखो हमारी तरफ से हम तो शाहिद की बहनों भाइयों की सारी शादियों में शरीक है, हमारे तो इस टाइप का रिलेशन नहीं है कि वीडियो जो है वायरल कर दें। आप अपने एंड से ज़रा देखिएगा वहाँ से ना वायरल हो जाए। एक पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन थे, उनकी बेगम जो अक्सर सोशल मीडिया पे तस्वीरें और वीडियो लगा रही होती है, मेरा ख्याल उस फंक्शन खत्म होने के 1 घंटे बाद वो इंस्टाग्राम पे उसने वीडियो पोस्ट कर दी, जिस पे शाहीन ने ट्वीट भी किया था। चले बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल बेग साहब, माजिद भट्टी साहब, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से ईद की बात करके। और अगेन आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बकरा खड़ा हुआ बाहर, या बकरा जो है वो उसके अब हिस्से बन चुके हैं, जो कि बकरा हो गया ज़िबा। और मोहल्ले वालों ने जो आपको बुलाया है बारबेक्यू के लिए, उसमें हमारा हिस्सा जरूर रखिएगा। ईद के फौरन बाद एक बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया जाएगा, उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जाएंगी। अगेन सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है कि आपको ये गपशप जो है वो ईद की हमारे 2 बड़े मोहतरम और सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट और एंकर इकबाल बेग साहब और माजिद भट्टी के साथ पसंद आई होगी। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।